धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षित समारोह में आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीनों के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीनों बाद तक वह किसी तरह से आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि कोई मुझे गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। और इस प्रकार से पहले से सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया उन्होंने लास्ट मिनट पर अचानक अपना मन बदल दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इसी वजह से मेरी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरीके से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्षों के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैंड पर जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया था और मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी। और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिख रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, और कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपने जीवन में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा था, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। उस समय मुझे यह चीज बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब मैं बीते समय को आज देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था और कोक की बोतल लौटाकर उनसे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। और मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भर के खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कैलियोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज के परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरत हाथों से कैलियोग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलियोग्राफी की सभी क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सिर्फ और सैंस सिर्फ टाइप एसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी भी अच्छे टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाता है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सब कुछ बहुत ही मुझे आकर्षक लगता था। उस समय मेरे ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हमने अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन किया, और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप एसेस या प्रोफेशनल पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया की किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं अपने बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना ही होगा लाइफ में जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके काम जरूर आएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही पड़ेगा, अपनी गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने में हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे तो यही बात आपको लोगों से अलग बनाएगी।
तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, और आप जो भी करते हो वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके काम जरूर आता है। तुम बस खुद पर विश्वास करो और जो कर रहे हो उसे करते जाओ। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिसे मैं प्यार करता था वो मुझे बहुत जल्दी मिल गई। वो औजार मैंने अपने पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं सिर्फ 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी बनाई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान इंसान को हायर कर लिया, जिसे मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ बढ़कर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरे पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और ये मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बन चुका था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने का सोचा। मैं उस वक्त ये देख नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को हल्का महसूस कर रहा था, और इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया था। और अगले 5 सालों में मैंने पहली कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू कर दी, और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित हो गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ कभी नहीं होता। ये कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में हर मरीज को इसकी जरूरत होती है। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरीके से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ते गया क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि आप वो काम करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो काम करें जो आप करना पसंद करते हो। अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी। और तब से पिछले 33 सालों में हर दिन सुबह उठकर मैं शीशे में देखता हूँ और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता कि मुझे कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है, ये किसी भी चीज के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हो, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी पता नहीं था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, जिसका उपचार करना संभव नहीं है।
अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने का समय बच चुका था और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप अपने मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए कुछ दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा एक दिन बताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था, डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल को देखा तो वो सब रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हूँ। मौत के इतनी करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक पहुंचू भी ना। और ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु वही स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यही जिंदगी को बदलता है।